एक नहीं, दो भी नहीं, बल्कि पूरे 15 देश कह रहे थे कि आओ साथ में। लेकिन पीएम मोदी ने न केवल अलग राह चुनी, बल्कि भारत की विकास गाथा में अपने फैसले से एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया। ये काम कैसे हुआ, ये आपको हम बताते हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा, और आज मैं आपको एक ऐसे फैसले और उसके नतीजे के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को न केवल पंख लगे, बल्कि एमएसएमई सेक्टर को भी अच्छा खासा बूम मिला। GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट आई, और ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत ने RCEP से बाहर निकलने का जो फैसला किया था वो बिल्कुल सही था। अब ये RCEP है क्या? RCEP क्या है? इसका फुल फॉर्म दरअसल है रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। इसे हम ऐसे समझे कि एक बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें 10 तो आसियान देश हैं और 6 व्यापारिक भागीदार हैं। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत हालांकि अब इसमें नहीं है, ये सब इसके सदस्य हैं। और अगर इन सब की हम बात करें तो दुनिया की कुल GDP का 30% और दुनिया की आधी आबादी का ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन फिर भी भारत 2019 में आखिर इससे अलग क्यों हो गया, इतना बड़ा ग्रुप? दरअसल उस फैसले के बाद जो नतीजे आए हैं उससे इसका जवाब मिल रहा है। GTRI की रिपोर्ट में यह बात कही गई कि इस ट्रेड ग्रुप में शामिल होने से भारत का व्यापारिक घाटा और बढ़ सकता था, और सबसे अहम बात यह कि खास तौर से चीन के साथ ये और ज्यादा हो जाता। और इसका नतीजा क्या होता? इसका नतीजा ये होता कि देश के उद्योगों, खासकर छोटे और MSME यानी कि मध्यम उद्योग जो हैं, उनको नुकसान की आशंका थी। GTRI की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत के व्यापार और ढांचागत चुनौतियों के कारण उसे RCEP में शामिल नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट में कई मुद्दों पर कारण समेत इसकी व्याख्या की गई, बताया गया। दरअसल FTA यानी कि फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट के बाद आसियान, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया है। 2007 से 2009 और 2020 से 2022 के बीच आसियान के साथ ये 302.9%, दक्षिण कोरिया के साथ 164.1% और जापान के साथ 138.2% बढ़ा है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 में चीन के साथ भी भारत का व्यापारिक घाटा $85 अरब है। और इस रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई कि अगर भारत RCEP में रहता तो इससे स्थितियां और बिगड़ जाती। इसकी वजह से चीनी सामान दूसरे सदस्य देशों के रास्ते भारत के बाजार में आ जाता, और बहुत आसानी से आ जाता। और जब आता तो जाहिर सी बात है कि अगर टैरिफ मुक्त आयात की अनुमति मिलती तो भारत के छोटे उद्योगों को बड़े चीनी उद्योगों से मुकाबला करने में काफ़ी परेशानियां आती, वो भी खासकर त्योहारी सीजन में। और इससे घरेलू उद्योगों को नुकसान भी हो सकता था। वैसे भी RCEP में होने ना होने की जहां तक बात है तो भारत का पहले से ही RCEP के जो 15 सदस्य देश हैं, इनमें से 13 के साथ तो FTA पहले से है। हालांकि इसमें न्यूजीलैंड और चीन नहीं है। और ऐसे में ये रिपोर्ट बता रही है कि अगर भारत RCEP में रहता तो इससे निर्यात के नए अवसर बहुत कम मिलते, क्योंकि पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो चीन को भारतीय निर्यात में भी गिरावट आई है। इतना ही नहीं, GTRI की स्टडी उन दावों को चुनौती देती है जो ये कह रहे हैं कि RCEP में शामिल होने से भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन यानी कि GVC में शामिल होने में मदद मिलती, क्योंकि हम आपको बता ही चुके हैं कि आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ लंबे समय से FTA होने के बावजूद भारत GVC में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर नहीं पाया। और इसका कारण धीमा पोर्ट क्लियरेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग कम होना जैसे मुद्दे हैं। आपको बताएं कि नीति आयोग के CEO DVR सुब्रमण्यम ने हाल ही में यह सुझाव दिया था कि भारत को बड़े व्यापारक क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए RCEP में शामिल होने पर फिर से विचार करना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात गौर करने वाली बात यह कही थी कि रिपोर्ट में यह जोर देकर कहा गया कि ये फायदे जोखिमों से ज्यादा नहीं हो सकते, खासकर कृषि और MSME जैसे कमजोर क्षेत्रों के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो RCEP को लेकर मोदी सरकार की पॉलिसी के चलते ही भारत बड़े नुकसान से न केवल बचा, बल्कि कहीं ना कहीं MSME सेक्टर को भी इनडायरेक्ट तरीके से इसका फायदा ही हुआ है।